हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की हमारी सीरीज में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियो के बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हमने 11th वाले सिलेबस में ही कंप्लीट कर लिए थे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव तो चलो अब कोड से हट गया है तो हमें नहीं पढ़ना है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन यानी स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे जो भी सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको 12th के सिलेबस में कवर करना होता है। इससे जस्ट पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं उसको डिटेल में पढ़ा। नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड डू रिमेंबर ये चैप्टर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे कंप्लीटली लिंक्ड है बच्चों। तो आपको ये दोनों चैप्टर हमेशा पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना है और दोनों से मिलाकर 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं नीट में, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। बहुत ही प्रैक्टिकल, सिंपल, लॉजिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। ऐसे चैप्टर्स पे तो अच्छा कमांड होना चाहिए आप लोगों का जिससे आप नीट में डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि भाई कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स का ट्रांसफर करेगा, उनका फ्यूजन होगा और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो बिल्कुल वैसे ही नॉट ओनली इन ह्यूमंस, अगर हम किसी भी एनिमल की बात करें तो मोस्टली एनिमल्स में आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स को, मेल गैमीट को स्पर्म और फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्शन को समझना है तो यू हैव नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम दोनों सिस्टम्स पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल। देन इन सिस्टम्स में, इन ऑर्गन्स में गेमीट्स कैसे बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों, स्पर्म फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। अब स्पर्म बन गए, ओवम बन गया। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यू नो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, तो 2 डिफरेंट बॉडी में स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन हो गया है। अब प्लांट्स में तो हमने कहा था कि गैमीट्स को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो था पॉलिनेशन, बट यहाँ पर ह्यूमंस में, नॉट ओनली ह्यूमंस, सभी एनिमल्स में जनरली क्या होता है, कॉपुलेशन। व्हाट इज कॉपुलेशन? कॉपुलेशन को कॉइटस भी कहा जाता है। सिंपली जैसे अगर 2 अर्थवॉर्म है तो दोनों अर्थवॉर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जिससे वो अपने गैमीट्स को रिलीज कर सके। एक बॉडी जो, वैसे अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल होता है बट आपको पता है बाइसेक्सुअल होते हुए भी अर्थवॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मेल को अपनी गैमीट्स दूसरी बॉडी में, मतलब मेल गैमीट्स को दूसरी बॉडी में डालना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स क्या करेंगे, मेल और फीमेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर गैमीट को ट्रांसफर करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपुलेशन या इसको कॉइटस भी कहा जाता है। ठीक है, देन जैसे ही कॉपुलेशन होगा, मेल गैमीट्स फीमेल ट्रैक में जाएंगे तो मेल गैमीट्स को अगर ओवम मिल गया, जरूरी नहीं है हमेशा मिले, अगर ओवम मिल गया तो देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जायगॉट बनेगा, जायगॉट एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा। और क्योंकि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट भी होना होगा, अटैच भी होना होगा, उसी को आप कहते हो इम्प्लांटेशन। ठीक है, जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, ध्यान रखना कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगॉट बन गया तो उसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। नहीं बच्चों, जिस पॉइंट पर जायगॉट बना ना वहाँ से प्रेगनेंसी शुरू नहीं हुई। प्रेगनेंसी की शुरुआत कब मानी जाती है, जब जायगॉट बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में और जायगॉट रोल डाउन करके यूट्रस में आता है। तो यूट्रस की वॉल से जब एम्ब्रियो अटैच होगा तब आप उस अटैचमेंट को कहते हो इम्प्लांटेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा शुरू हो जाता है और उसी से स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी। तो उसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी सिंपली एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, फिर लास्ट में एक टॉपिक और है, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है कि ह्यूमंस में पार्चुरेशन का मैकेनिज्म किस तरह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस बनते हैं। एंड बेबी को फीड करने के लिए मेमरी ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है दैट इज मिल्क, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो उसके ऊपर भी एक छोटा सा पैरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर जो इस चैप्टर में पूरे में टर्म्स आएंगी ना, थोड़ा आपको उनके बारे में बताया है। देखते हैं। As you are aware, humans are sexually reproducing organism, but obvious higher animals में आर्थ्रोपोडा से लेकर आगे तक अगर हम जाएं तो कुछ एक्सेप्शंस के, जैसे स्टारफिश एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एनिमल्स में 1, 2, 3 फाइलम ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है मोस्टली, ठीक है। ह्यूमन्स विविपैरस हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ह्यूमन्स यूनिसेक्सुअल हैं, दैट यू ऑल्सो नो, ओके। यूनिसेक्सुअल को ही डायोशियस कहा जाता है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यूनिसेक्सुअल को ही बच्चों डायोशियस कहते हैं। कैसे याद रखोगे आप? मैंने बता रखा है पहले की क्लासेस में कि डायोशियस, डाई मतलब 2, शियस मतलब फॉर्म। अगर किसी में 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, 2 फॉर्म का मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं डायोशियस। 2 फॉर्म, मेल अलग फीमेल अलग। पर अगर मेल और फीमेल अलग है तो एक बॉडी में एक ही तो सेक्स ऑर्गन होगा, तो इसलिए आप इस कंडीशन को कहोगे यूनिसेक्सुअल। क्योंकि यहाँ यूनि वर्ड भी आ रहा है, डाई वर्ड भी आ रहा है, तो हम मिक्स कर देते हैं एग्जाम में। तो दोनों का जो बेसिस है वो अलग अलग है। डायोशियस, शियस का मतलब फॉर्म, 2 डिफरेंट फॉर्म्स, बट 2 डिफरेंट फॉर्म रखने वाले ऑर्गेनिजम्स में एक बॉडी में एक ही तो सेक्स ऑर्गन होगा, तो दैट इज यूनिसेक्सुअल। जबकि जो दूसरा टर्म होता है मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब 1 फॉर्म, 1 फॉर्म का मतलब एक ही फॉर्म है, एक ही बॉडी में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा हुआ? बाइसेक्सुअल। तो वहाँ मोनो के साथ बाई वर्ड आ रहा है, यहाँ डाई के साथ यूनि वर्ड आ रहा है, क्योंकि दोनों का जो स्टैंडर्ड है डेफिनेशंस देने का वो अलग अलग है, ठीक है, क्लियर। नाउ द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, मैंने आपको बताया क्या क्या होगा ह्यूमन्स में। पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म्स बनेंगे मेल में, ओवम बनेगा फीमेल में, देन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक। जो हम कॉपुलेशन बोल रहे हैं ना बच्चों, तो कॉपुलेशन मैंने आपको क्या बताया? कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, बट उस कॉन्टैक्ट के बाद इंसेमिनेशन भी जरूरी है। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब है, आपको पता है कि मेल ट्रैक में स्पर्म्स अकेले नहीं रहते, स्पर्म्स जो हैं वो हमेशा एक मिल्की फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, उसी मिल्की फ्लूइड को बोलते हैं सीमेन। मेल में आप पढ़ोगे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो लगातार एक फ्लूइड सिक्रीट करती रहती हैं। तो जब स्पर्म्स यूरिथ्रा से क्रॉस करते हैं तो वो फ्लूइड स्पर्म्स में मिक्स हो जाता है। तो स्पर्म्स कभी भी अकेले बाहर नहीं आएंगे, स्पर्म्स हमेशा एक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लूइड को आप कहते हो सीमेन। और इसी सीमेन का फीमेल ट्रैक में एंटर करना क्या कहलाएगा? इंसेमिनेशन। तो कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्या? कॉपुलेशन का मतलब तो मैंने आपको कहा 2 एनिमल्स का कॉन्टैक्ट में आना, बट इंसेमिनेशन का मतलब कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो सीमेन फीमेल ट्रैक में एंटर भी करना चाहिए, तब आप उसको कहोगे इंसेमिनेशन, ठीक है। तो बट ऑब्वियस इट इज़ वेरी एसेंशियल, बिना इंसेमिनेशन के स्पर्म्स जाएंगे ही नहीं फीमेल ट्रैक में। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसेमिनेशन हुआ तो 100% फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त ओवम वहाँ वेट कर रहा हो स्पर्म का। अभी आप पढ़ोगे, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स प्राइमेटा में आते हैं ना, वी आर प्राइमेट मैमल्स। तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर वक्त ओवम नहीं होता, मंथ में एक बार ओवम प्रोड्यूस होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है नॉर्मली ह्यूमन्स में इट इज़ 1 मंथ, तो 1 मंथ में एक ही बार ओवम प्रोड्यूस होता है। तो जब वो ओवम प्रोड्यूस होगा उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, यानी उसके आसपास के टाइम में अगर इंसेमिनेशन हुआ है तो ही तो इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन ना। अगर ओवम नहीं है, इंसेमिनेशन हुआ, तो स्पर्म्स को ओवम मिलेगा ही नहीं, सिंपली कुछ दिनों में स्पर्म्स विल डाई। भाई स्पर्म सेल्स ही तो हैं बच्चों, तो स्पर्म्स या ओवम ज़रूरी नहीं है हमेशा फर्टिलाइज हो। अगर उन्हें वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं मिलते हैं तो दे विल डाई, रिसाइकल्ड हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो इंसेमिनेशन के वक्त अगर ओवम अवेलेबल है तो फिर देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से जायगॉट बनेगा, जायगॉट धीरे धीरे अपनी सेल्स का नंबर बढ़ाएगा। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। नीट में हर साल लगभग मान के चलो ब्लास्टोसिस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। क्या है ब्लास्टोसिस्ट? अभी हम पढ़ेंगे कि जब जायगॉट बनेगा ना तो जायगॉट डिवाइड करने लगेगा, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो सेल्स का नंबर भी बढ़ेगा और सेल्स में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, तो एक फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ये सब एम्ब्रियो की तो स्टेजेस हैं। तो जायगॉट से मॉरूला बनेगा, मॉरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो आप यूँ समझ लो कि ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो की एक स्टेज है, जैसे वहाँ हमने प्लांट में पढ़ा ना प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, वैसे ह्यूमंस में जायगॉट, मॉरूला, ब्लास्टोसिस्ट, गेस्ट्रुला, ये स्टेज होती हैं। तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आएगी तब क्या होगा? देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ
ब्लास्टोसिस्ट विद यूटराइन वॉल, जिस प्रोसेस को कहते हैं सिंपली इम्प्लांटेशन, एंड इम्प्लांटेशन इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके लगभग 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में लगभग 7 डेज का गैप होता है, 7 डेज लगते हैं सारे इवेंट्स होने में। ओके, देन इम्प्लांटेशन अगर हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो अपना पूरा डेवलपमेंट शुरू करेगा। जितने टाइम तक एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं क्या बच्चों? जिसको तुम नॉर्मल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी कहते हो उसको साइंटिफिकली कहते हैं जेस्टेशन, ठीक है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। हर स्पीशीज का अलग अलग है। जैसे ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड क्या है, 9 मंथ्स। कैट्स डॉग्स वगैरह में होता है 2 मंथ्स का। एलिफेंट में तुम्हें पता है एलिफेंट में हमसे भी डबल होता है, 9 का डबल करो 18, लगभग 18 से 22 महीने एक फीमेल एलिफेंट प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड वेरी करता है, कुछ में वीक्स का भी होता है, बहुत छोटे छोटे जो मैमल्स हैं, इट वेरी क्लियर। एंड फाइनली जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो नहीं बोलते, जब थोड़ा सा वो डेवलप कर लेता है ना तो उसको फीटस बोलने लगते हैं, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। एंड फाइनली देयर विल बी डिलीवरी ऑफ द बेबी कॉल्ड पार्चुरेशन, जिसको तुम नॉर्मल वर्ड्स में डिलीवरी कहते हो, चाइल्ड बर्थ कहते हो, न्यूबॉर्न का जन्म लेना कहते हो, उसको साइंटिफिकली टेक्निकली क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। ये सब इसमें जितने भी देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ना आपको लेमन लैंग्वेज में, मतलब नॉर्मल जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में, उसमें तो आपको सारे वर्ड्स पता होंगे, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नीट में तो उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। So you have learned that these reproductive events occur after puberty. Yes, we all know कि humans में ये जो भी डेवलपमेंट वगैरह हुआ, जो गेमेटोजेनेसिस है वो मेनली प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा। उसमें भी फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो आपको बताया भी है कि देयर इज रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इस चैप्टर में से बहुत फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन बनता है कि मेल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो तो प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है, यानी जब उनका बर्थ हुआ, एक मेल बेबी का बर्थ हुआ, तब से लेकर प्यूबर्टी तक कोई स्पर्म नहीं बन रहे, ठीक है। स्पर्म का बनना कब शुरू होगा, प्यूबर्टी में। कुछ हार्मोन्स आएंगे, हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन बच्चों फीमेल में क्या होता है, जो oogenesis का प्रोसेस है ना वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट नहीं होता, सुनना ध्यान से। oogenesis का प्रोसेस फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। फीटल स्टेज का मतलब कि अभी एक फीमेल बेबी बॉर्न भी नहीं हुई है, अभी एक फीमेल बेबी एम्ब्रियो है, फीटस है, वो अपनी मदर में डेवलप हो रही है। तो जब एक फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है तो उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, ओवरी भी बन गई होगी, तो उसी की ओवरी ने oogenesis शुरू भी कर दिया है ना। नेचर कितनी कमाल की कि नेचर ने नए बर्थ की तैयारी तब कर दी जब एक फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ। ओवम की वजह से तो आगे फिर बर्थ होगा ना नई जनरेशन का। तो नेचर ने क्या किया, नई जनरेशन के बर्थ की तैयारी कब कर दी, जब अभी उस फीमेल का भी बर्थ नहीं हुआ है। तो ऑलवेज डू रिमेंबर कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवम बन के तैयार हो जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुआ है और है ना उसमें ओवम रेडी है। इसलिए आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि oogenesis में क्या होता है, जब फीटल ओवरी में oogenesis शुरू तो हो गया बट वो बीच में अरेस्ट हो जाता है। डिवीजन्स होते हैं, अलग अलग डिवीजन की स्टेजेस आती हैं, तो बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ वो रुक जाता है, कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से इट इज़ अरेस्टेड। और पूरे चाइल्डहुड में यानी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक पूरे टाइम में वो प्रोसेस रुका रहता है, कुछ भी नहीं होता उसमें आगे चेंजेस। फिर जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, अगेन हार्मोन्स की वजह से, तब वो रुका हुआ प्रोसेस रिज्यूम करता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वो कैसे होता है वही हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि, और तो एक तो बिगिनिंग में डिफरेंस हो गया कि स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे शुरू हुआ जबकि ओवम फॉर्मेशन फीटल स्टेज में स्टार्ट हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है, यू नो कि स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है, एक ह्यूमन मेल में स्पर्म फॉर्मेशन उनकी ओल्ड एज तक चलता रहता है। चाहे इसे बाद में ऐसा बोलते हैं कि एक एज के बाद 40-50 ईयर्स की एज के बाद स्पर्म्स में मोटिलिटी कम हो जाएगी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट कम होगी, लेकिन स्पर्म का बनना मेल में जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती मेल की, यानी ओल्ड एज में भी कंटिन्यू रहता है। ओल्ड एज में भी ह्यूमन मेल्स आर फर्टाइल, चाहे से फर्टिलिटी कम हो गई है बट दे आर फर्टाइल,
लेकिन बच्चों यू नो कि फीमेल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन फीमेल में ये जो oogenesis का प्रोसेस है ना, जो स्टार्ट हुआ था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर रुक गया था, रिज्यूम करा था प्यूबर्टी में, ये मेनोपॉज यानी 50, जनरली आप यूँ समझ लो 45 to 50 ईयर्स की एज तक ही ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है। उसके बाद इट विल स्टॉप। इसी स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज, पढ़ेंगे हम, पॉज यानी रुक जाना। तो इसका मतलब ओल्ड एज में ह्यूमन फीमेल्स आर नॉट फर्टाइल। मेल्स तो हैं फर्टाइल बट फीमेल्स आर नॉट फर्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन विमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। सो नाउ लेट अस एग्जामिन दीज सिस्टम्स इन ह्यूमन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लोकेशन बताइए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द बॉडी। सिंपली पेल्विस रीजन। हम अच्छे से स्केलेटल सिस्टम में पढ़ चुके हैं, पैल्विक बोन याद है, दोनों जो हिप बोन होती है उनको पैल्विक बोन कहते हैं। तो जो हमारा लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है ना भाई, अपर एब्डोमेन में तो लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बट जो थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल रीजन है बच्चों उसी को बोलते हैं पेल्विस रीजन, एंड दैट इज द साइट वेयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। मेल में भी मैक्सिमम चीजें पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती हैं और फीमेल में भी जो ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, यूट्रस है, वो पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पेल्विक रीजन का मतलब हुआ लोअर एब्डोमिनल रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, बट डू रिमेंबर, यू ऑल नो कि मेल्स में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस में लोकेटेड नहीं है, बल्कि जो टेस्टिस वाला पार्ट है, जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, जो स्पर्म बनाएगा दैट इज टेस्टिस, ये पार्ट एब्डोमेन में नहीं है। जैसे आप इस डायग्राम को ऐसे मान सकते हो बच्चों कि ये वाला पार्ट जो आपको दिखाया है ना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह दिखाया है, तो ये पार्ट तो एब्डोमेन यहाँ पे खत्म हो गया। एब्डोमेन के बाहर जो एक स्किन का बैग होता है जिसको स्क्रॉटम कहते हैं, उस स्क्रॉटम में टेस्टिस प्रेजेंट है। तो नीट में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया नेचर ने कि टेस्टिस को एब्डोमेन में ना बना के आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बनाया है। द रीजन इज, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस में थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भाई आपको पता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्पर्म फॉर्मेशन को ज़्यादा लो नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए तो ही स्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो नेचर ने कहा तो गड़बड़ बात हो गई, हम एब्डोमेन का टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं सकते, फिर बाकी के ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो नेचर ने एब्डोमेन के बाहर एक बैग बना दिया दैट इज स्क्रॉटम, और उसी बैग में टेस्टिस को सिचुएटेड कर दिया और स्क्रॉटम को कुछ ऐसी खास प्रोविजंस दे दिए जिसकी वजह से स्क्रॉटम बॉडी के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर रख सके। ठीक है, यानी स्क्रॉटम का टेम्परेचर हुआ लगभग 34.5 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोअर एब्डोमेन में ना होकर सम पार्ट में भी, स्पेशली टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एपिडिडाइमिस, दिस इज लोकेटेड इन द स्क्रॉटल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें कि मेनली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो उसमें एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस, हमेशा ध्यान रखना मेल में टेस्टिस को, फीमेल में ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही गोनाड, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड कहते हैं क्योंकि यही वो ऑर्गन हैं जो गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाने वाले ऑर्गन्स को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड। क्या हमने टेस्टिस और ओवरी के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा था? तो यस, टेस्टिस एंड ओवरी ना सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं बल्कि हमारी बॉडी में ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि यू नो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरी से कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसको यहाँ पर कॉमनली एक नाम दिया है बच्चों, एक्सेसरी डक्ट। अभी बताऊंगी मैं एसेसरी डक्ट क्या होता है। वैसे एसेसरी डक्ट में ना क्या क्या आता है, नहीं अभी मत लिखो तुम, अभी तो तुम एसेसरी डक्ट ही रहने दो, उसके लिए पहले तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट हो गए, कुछ ग्लैंड्स हो गए,
ठीक है। एंड फाइनली जो पीनस है उसको माना जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ बहुत ही शॉर्ट में दिया है, इसलिए मैंने ना इसको प्रॉपरली एक चार्ट बना दिया है यहाँ पर। तुम भी हल्का सा एनसीईआरटी में एक लिस्ट फॉर्म में ये सारे नाम लिख लेना। मैं पहले आपको डायग्राम में बताती हूँ कि ये सारे नाम है क्या। देखो, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको कहा स्क्रोटम में होता है। अच्छा ध्यान रखना, फीमेल में ऐसा नहीं है कोई बाउंडेशन। फीमेल में ऐसा नहीं है कि oogenesis के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। फीमेल में तो ओवरी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी पर oogenesis करती है। तो फीमेल में पूरा का पूरा सिस्टम एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विक रीजन में होता है इंक्लूडिंग ओवरी। लेकिन मेल में टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन एंड इन अ बैग कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको ये देखो तुम्हारी बुक में 2 डायग्राम है, ये वाला डायग्राम तो है ही प्लस एक ये डायग्राम भी है। तो इसमें आपको लेबल करा है व्हाट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ सिंपली बैग ऑफ स्किन, ठीक है, जिसमें कुछ मसल्स भी होती हैं। अभी बताऊंगी आपको उसके बारे में कि वो कौन सी मसल्स हैं। नाउ टेस्टिस के जस्ट लैटरली देखो, मीडियली नहीं, मीडियल लैटरल समझते हो, मीडियल यानी बॉडी के सेंटर में, लैटरल यानी लैटरली। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम कह रहे हैं कि दीज आर टेस्टिस, तो टेस्टिस पर हमेशा लैटरली क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा पोस्टीरियरली और लैटरली क्या प्रेजेंट होता है, एक अलग से डक्ट होती है, हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है। जब हम यहाँ बनाते हैं तो हमको लगता है ये कोई स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों। एक्चुअली अगर हम देखें ना तो ये एपिडिडाइमिस क्या है, आप पढ़ोगे टेस्टिस से कुछ छोटी छोटी डक्ट्स निकलेंगी और वो सारी डक्ट एक दूसरे डक्ट में खुलेंगी, बड़ी, ये बहुत लंबी हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ही कहलाता है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग डक्ट। जैसे इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं ना, वैसे एपिडिडाइमिस की डक्ट के हाईली कॉम्पैक्टली पैक्ड लूप्स होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो गया, एपिडिडाइमिस। इन दोनों डायग्राम में क्या फर्क है आप समझ रहे हो। यहाँ पे आपको टेस्टिस का एलएस लेकर अंदर के स्ट्रक्चर दिखाएं, यहाँ पर टेस्टिस का एक्सटर्नल व्यू दिखाया है। बट हम इस डायग्राम को अलग से बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए कि टेस्टिस में इंटरनली क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने टेस्टिस में इंटरनली ये सब दिखाया ना आपको, ये 3 नाम दिख रहे हैं आपको, देखो क्या क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल लिखा हुआ है, फिर रेटिटेस्टिस लिखा हुआ है, फिर वासा इफेरेंशिया लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप होल्ड पे रख दो, अभी मैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब एपिडिडाइमिस ये हो गया। अब एपिडिडाइमिस से देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, अगर ये एपिडिडाइमिस है तो एपिडिडाइमिस से यहाँ से आपको डक्ट नहीं निकालनी कभी भी, बल्कि जो एपिडिडाइमिस का लास्ट पार्ट है वहाँ से अगेन एक डक्ट ऊपर की तरफ जाती है, दिख रही है आपको, ये एपिडिडाइमिस, इसके लास्ट पार्ट से एक डक्ट ऊपर जा रही है, इसके लास्ट पार्ट से एक डक्ट ऊपर जा रही है। ये इस डक्ट का नाम है वास डेफरेंस, द मेन डक्ट विच इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म्स को कैरी करेगी, स्पर्म्स को ले जाएगी आगे, ठीक है। तो फर्स्ट हुआ टेस्टिस, टेस्टिस के साइड में हुआ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से एक डक्ट निकल रही है वास डेफरेंस। अब आप देखो वास डेफरेंस अराइज तो स्क्रोटम में हुई है, दिस इज स्क्रोटम, तो अराइज तो स्क्रोटम में हुई है, बट इसको एब्डोमिनल कैविटी में जाना है, तो कोई रास्ता भी तो होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम कहें कि ये एब्डोमिनल कैविटी की दीवार है ना, वॉल है, और नीचे स्क्रोटम है, तो फिर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा तभी तो वास डेफरेंस उसको उस तक जाएगी। तो यस, हमेशा ध्यान रखना एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में, ये आपको दिखाइए क्या एक स्ट्रक्चर दिखाया है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। एक कैनाल होती है बच्चों जिससे चीज़ें ऊपर नीचे आ जा सकें, दिस इज कॉल्ड, इसको लेबल नहीं किया हुआ बट आप कर लेना, इस कैनाल को कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल, अलग से कर लेना, इंग्वाइनल कैनाल। एक मिनट रुक जाओ जरा, दिस इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब एक और चीज समझना है यहाँ पे, ये जो इंग्वाइनल कैनाल मैं बता रही हूँ दोनों तरफ है, दिखाई एक तरफ है तुमको, ये इंग्वाइनल कैनाल, कैनाल का मतलब अंदर से हॉलो स्ट्रक्चर,
तो वैसे तो ये हॉलो रहती है शुरू में, एम्ब्रियोनिक स्टेज से बन गई, ये हॉलो रहती है, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जब बर्थ होने वाला होता है ना तो इस कैनाल को ऊपर नहीं छोड़ते। भाई सब चीज़ें बन गई, टेस्टिस बन गया, वास डेफरेंस वगैरह सब बन गई, तो अननेसेसरी एक ऐसा रास्ता क्यों छोड़ें कि अननेसेसरी चीज़ें ऊपर नीचे करें। अब ज़रूरत ही नहीं है ऊपर नीचे जाने की किसी भी चीज़ को। तो ये जो इंग्वाइनल कैनाल है, बर्थ से पहले पहले ये इंग्वाइनल कैनाल एक सॉलिड कॉर्ड में बदल जाती है, एक रस्सी, कॉर्ड यानी जो अंदर से सॉलिड हो। तो दिस इंग्वाइनल कैनाल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड कॉर्ड, और उसी कॉर्ड को कहते हैं बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड। इट इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पर मुझको ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी में बहुत है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई सारे चीज़ के फ्लो को, किसी भी टॉपिक के फ्लो को समझने के लिए वो मिसिंग है एनसीईआरटी से। तो अगर तुम उनको छोड़ के पढ़ोगे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। इसलिए मैं वो एडिशनल पॉइंट्स तुम्हें बताते चलूँगी, तुम्हें नोट भी करना है उनको, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में यस हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर भी चीज़ें पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। तो इंग्वाइनल कैनाल जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिक कॉर्ड। उस कॉर्ड को क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मेटिक कॉर्ड। बिफोर बर्थ से पहले पहले इस कैनाल को क्या बना देना है? एक सॉलिड रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, जिसको आप कहोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ओके, तो ये वास डेफरेंस यहाँ गई। अब देखो जरा वास डेफरेंस ये क्या आ रहा है बच्चों? हमने पढ़ा था क्या कि फ्रॉग पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि ह्यूमन मेल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ेगा। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या ड्रॉ कर रखा है देखना ज़रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुमको यहाँ पर कहीं किडनी होंगी, ठीक है, किडनी से ये यूरेटर्स आ रही है। यूरेटर्स किस में खुलती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है तुमको, पूरा नहीं दिखाया, सिर्फ इसकी वॉल दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसकी नेक हो गई यूरिनरी ब्लैडर की, ओके। और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर जा रहा है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक, दिस इज यूरिथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में चार ही तो चीज़ें होती हैं, दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा, तो वो बना दिया। और फिर उससे कनेक्ट करा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखो कैसे कनेक्ट होता है, ध्यान से समझना कि ये जो स्पर्म डक्ट है, वास डेफरेंस है, ये थोड़ी सी लास्ट में फूलकर मोटी हो गई है क्या? अभी यहाँ पर थोड़ा डायमीटर कम था, लास्ट में थोड़ी सी फूल गई है, दोनों तरफ में थोड़ी स्वॉलन हो गई है। इस स्वॉलन पार्ट को कहते हैं बच्चों एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस। वैसे तुम्हें एम्पुला फीमेल में फेलोपियन डक्ट में भी पढ़ना है, बट कहीं पर भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई डक्ट स्वॉलन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है ना बच्चों, तो उसके लिए एम्पुला वर्ड यूज़ करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में भी आप पढ़ोगे एम्पुला, फीमेल सिस्टम में भी फेलोपियन डक्ट में एम्पुला है, यहाँ पर भी एम्पुला है, ठीक है। तो ये एम्पुला हो गया वास डेफरेंस का। अब ये जो वास डेफरेंस है ना, ध्यान से सुनना, इसको ना यूरिथ्रा में खुलना है, सीधी सी बात है। ये स्पर्म्स लेकर आ रही है, इसको सारे स्पर्म्स कहाँ डालने हैं? यूरिथ्रा में डालने हैं। लेकिन ये सीधा इसमें नहीं खुलती, बल्कि पहले एक डक्ट बनाती है जिसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। दोनों तरफ, इधर भी एक डक्ट बनेगी, इधर भी एक डक्ट बनेगी। उसे समझने के लिए वैसे हम ये डायग्राम खुद भी पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए इससे पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी की चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अगर हम इस वाली चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर इस डायग्राम से देखें तो देखना, इस डायग्राम में कितने अच्छे से इस चीज़ को दिखाया है कि ये टेस्टिस से अराइज हुआ। इसके साइड में दिख रहा है आपको, दिस इज एपिडिडाइमिस, कहीं लिखा नहीं है आप लिख लेना, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज वास डेफरेंस। अब ध्यान से देखो, ये जो वास डेफरेंस है, दिस इज अ लैटरल व्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। पीछे देखो बैकबोन है, यहाँ पे कहीं इंटेस्टाइनल लूप्स होंगे, उसका रेक्टम वाला पार्ट है, ओके, विच ओपन्स आउट बाय एनस। देन यहाँ पर फ्रंट पे, सबसे फ्रंट पे यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, और यूरिनरी ब्लैडर तुमको पता है यूरिथ्रा के थ्रू बाहर खुलता है, मेल्स में यूरिथ्रा इज लॉन्ग। तो ध्यान से देखना कि ये जो वास डेफरेंस आ रही है, जिसने इधर यूरेटर के साथ पहले एक लूप बनाया, उसको क्रॉस किया, वो यूरिनरी ब्लैडर के साइड में, यूरिनरी ब्लैडर के लैटरली ज्वाइन करती है। यहाँ जब हम फ्रंट का डायग्राम बनाते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है ये स्ट्रक्चर, बट ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर नहीं है, ये लैटरली प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर, ये सामने से देख रहे हैं ना हम, दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल। तो यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सली एज वेल एज लैटरली क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा लैटरली, है ना, दो बनाने ना हमको ये सिस्टम, तो हम तो एक तरफ का समझ रहे हैं, इधर भी है। तो ये जो वास डेफरेंस है, दिस वास डेफरेंस जॉइन अ ग्लैंड, यहाँ पर आपको एक ग्लैंड दिख रही है बच्चों, इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल।
वेरी इंपॉर्टेंट, सेमिनल वेसाइकल, जो कि इस डायग्राम में आपको यहाँ दिखा रखी है येलो कलर से। दीज ग्लैंड्स आर सेमिनल वेसाइकल, पेयर्ड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो अपने अपने तरफ की वास डेफरेंस अपने तरफ की सेमिनल वेसाइकल के साथ फ्यूज हो जाता है। ये एक डक्ट दिख रही है आपको, फ्यूज होने का मतलब सेमिनल वेसाइकल और वास डेफरेंस दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। इस कॉमन डक्ट को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि आपको लैटरली जब आप इस डायग्राम को देखोगे तभी दिखेगी। अगर आप फ्रंट वाले डायग्राम में इसको समझना चाहो तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि ये डक्ट कैसे बनी, समझना कि ये आ रहा है वास डेफरेंस, ठीक है, ये यहाँ पर है सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल और वास डेफरेंस ने मिलकर एक छोटी सी डक्ट बनाई है, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। सेम ऐसा इधर भी है, ये आ रहा है वास डेफरेंस, ठीक है, ये रहा इधर का सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल और वास डेफरेंस ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाई है, दीज आर द इजैक्यूलेटरी डक्ट। समझ में आ गया इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या होता है? तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, देन वास डेफरेंस ओपन इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्पर्म इसमें नहीं जाएंगे सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से तो फ्लूइड आएगा और वो फ्लूइड कहाँ मिक्स होगा स्पर्म के साथ? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। अभी तक स्पर्म्स आ रहे थे, अब वास डेफरेंस ने इजैक्यूलेटरी डक्ट में स्पर्म्स को डाल दिया और सेमिनल वेसाइकल ने अपना फ्लूइड भेज दिया। तो यहाँ पर उस मिक्सचर के बनने की शुरुआत हो गई। किस मिक्सचर के? जिसमें स्पर्म्स को सीमेन के साथ मिक्स करना है, ठीक है। तो इस इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या होगा? सीमेन के बनने की शुरुआत होगी एंड दिस इज अ पेयर्ड डक्ट। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्मॉल डक्ट, बिल्कुल छोटी सी 2 सेंटीमीटर के लगभग होती है ये, ठीक है। क्लियर है क्या? अब क्या होगा? अब दोनों तरफ की, एक ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक इधर से होगी, दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट एक कॉमन ट्यूब में, डक्ट में खुल जाएंगे, दिस इज यूरेथ्रा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? यहाँ पर थर्ड वास डेफरेंस है ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट इन्होंने दिखाई नहीं तो मैं जस्ट लिख रही हूँ। वास डेफरेंस के बाद 4th नंबर पे क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं, 4th नंबर पे लिख लो इजैक्यूलेटरी डक्ट। एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन होगी बच्चों? यूरिथ्रा में। तो 5th नंबर पे आएगा यूरिथ्रा। ये स्पर्म्स का पाथवे हो गया कि स्पर्म कहाँ से बनकर किस किस से होते हुए कैसे आ रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली यूरिथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स विल रिलीज आउट, ठीक है। अगर मैंने आपको कहा अगर स्पर्म्स फीमेल ट्रैक में रिलीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन तो उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। बट डू रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पर्म कॉपुलेशन के वक्त ही रिलीज हो। कई बार जब ये स्पर्म और सीमेन का मिक्सचर बन जाता है तो इसको सिंपली इन्वायरमेंट में भी रिलीज कर दिया जाता है, बट ऑब्वियस ब्रेन से कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। तो इन्वायरमेंट में अगर वो रिलीज हो रहा है तो उसको सिंपली बोलते हैं इजैक्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको? इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन दोनों में सीमेन रिलीज हो रहा है, बट फर्क क्या है? इजैक्यूलेशन का मतलब सिंपली उसका मेल सिस्टम से बाहर निकलना, अगर वो फीमेल ट्रैक में गया है तो दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूरिथ्रा हो गया। अब देखो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको येलो कलर की ट्यूब दिख रही है, दिस इज यूरिथ्रा विच इज अ हॉलो डक्ट, बट ऑब्वियस अब इस यूरिथ्रा को सराउंड करते हुए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जो इनिशियल पार्ट है यूरिथ्रा का उसको एक ग्लैंड ने सराउंड करा हुआ है। क्या? इस ग्लैंड को बोलते हैं बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक सिंगल ग्लैंड होती है। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े सब पेयर्ड हैं, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, सब पेयर्ड थे। प्रोस्टेट ग्लैंड इज द अनपेयर्ड स्ट्रक्चर एंड यूरिथ्रा इज द अनपेयर्ड स्ट्रक्चर, बाकी सब चीज़ें पेयर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो क्या, यूरिनरी ब्लैडर की जो नेक है बस वहीं पर ये ग्लैंड प्रेजेंट है। लैटरल डायग्राम में दिख रही है क्या? ये देखो ये रही, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी नेक पर दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी बच्चों यूरिथ्रा में ही खुलती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है? अपना सिक्रीशन डाल देती है। तो अब स्पर्म्स के साथ और फ्लूइड ऐड हो रहा है। पहला फ्लूइड तो ऐड किया सेमिनल वेसाइकल ने, दूसरा फ्लूइड ऐड किया प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको 2 छोटी छोटी ग्लैंड दिख रही हैं, इनका नाम लिखा हुआ है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो सबसे ऊपर थी सेमिनल वेसाइकल, फिर प्रोस्टेट और फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक नाम और लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। इनको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर दिखाया है क्या? ये नहीं देखो,
बिल्कुल छोटी छोटी 2 बल्ब की जैसी स्वेलिंग जैसी छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं, दिस इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो ये जो 3 ग्लैंड मैंने आपको बताई ये भी अपने सिक्रीशन को यूरिथ्रा में डाल देती हैं, ठीक है। तो स्पर्म में जो सीमेन जो वर्ड हम बोलते हैं, सीमेन का मतलब क्या होता है, स्पर्म्स प्लस ऑल दी सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। एंड फाइनली स्पर्म्स विल रिलीज आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा, ओके। एंड यूरिथ्रा को कवर करता हुआ दिस स्ट्रक्चर इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसको कहते हैं पिनस। यहाँ लेबल नहीं किया हुआ है तो आप लेबल कर लो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दिस इज पीनस, ठीक है। इट इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। यूरिथ्रा के बाद आप 6 नंबर पे लिख सकते हो पीनस, ठीक है। और 7th नंबर पे आप इन तीनों ग्लैंड्स को याद रख सकते हो। इन सबको मिलाकर कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, मेल की एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स एक्चुअली, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये 2 क्या लेबलिंग्स हैं बच्चों, इनके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस पीनस का जो एंटीरियर स्वॉलन पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्लैंड्स पीनस, एंटीरियर स्वॉलन पार्ट, ठीक है। एंड दिस एंटीरियर स्वॉलन पार्ट इज कवर्ड विद अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको कहते हैं फोर स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड फोर स्किन, या इसको बच्चों प्रिप्यूस भी कहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है तो चांसेस कम है पूछने के, बट अगर आप याद रख सको तो फोर स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिप्यूस, ठीक है। समझ में आ गए सारे लेबलिंग्स आप लोगों को। ये मैंने अभी बोला है आपको बाद में पढ़ेंगे, बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं। तो अब इन सब को यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये देखो, ये यूरिथ्रा एंड दिस इज पीनस, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है बाई चांस मान लो ये डायग्राम आ जाए नीट में और आपको है ना ये सब लेबलिंग्स की जगह यही पूछ लें कि भाई ये क्या है, तो आप देख कर जाओगे सारी लेबलिंग्स, है ना। मैंने आपको कहा डॉर्सली दिस इज बैकबोन, ये इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट दिखाया है रेक्टम विच ओपन्स आउट बाय एनस, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल है। ये बड़ी सी ग्लैंड है प्रोस्टेट, छोटी छोटी 2 ग्लैंड है बल्बोयूरिथ्रल, ओके। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ प्रोस्टेट क्या है, यहाँ लिख देना, प्रोस्टेट इज अनपेयर्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगभग सारे स्ट्रक्चर्स पेयर्ड हैं, बट प्रोस्टेट एंड यूरिथ्रा आर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स, आर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ तक आप लोगों को। तो ये आपको ये सारी चीज़ों को, हाँ अब मैंने यहाँ पर टैबुलाइज कर दिया है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस को टेस्टिकल भी कहते हैं, डू रिमेंबर। सेकेंडरी, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो इसमें क्या क्या आता है, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से निकलेगा वास डेफरेंस, वास डेफरेंस का एक और नाम है बच्चों डक्टस डेफरेंस, ये भी आप ध्यान रखना, डक्टस डेफरेंस या स्पर्म डक्ट। देन बनेगी इजैक्यूलेटरी डक्ट, वो खुलेगी यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा इज कवर्ड विद पीनस। और एसेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, क्लियर। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अभी जब हम टेस्टिस का इंटरनल सेक्शन देखेंगे उसमें आपको समझ में आएंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट किसको बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, भाई क्या क्या चीज़ें दी हैं यहाँ पर। द टेस्टिस आर सिचुएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर दो, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। pelvis is the abdominal cavity, lower abdominal cavity, but testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। अब यहाँ तो मैं सिर्फ ये लिख दिया, बट यहाँ पर तुम एक ऐड करो, ये पाउच किसका बना है, इस पाउच में स्किन है प्लस कुछ स्मूथ मसल्स हैं बच्चों। स्किन के अलावा क्या है, कुछ स्मूथ मसल्स हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये कौन सी हैं पता है, ये देखो मैं आपको ये डायग्राम में बताती हूँ, एनसीईआरटी में नहीं, मैंने कहा ना थोड़ी सी मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो स्क्रॉटम में यहाँ पर स्किन की लेयर है, उसको हटा दिया हमने। तो स्किन की लेयर को हटाने के बाद हमें कुछ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स दिख रही हैं क्या, इनको कहते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक लेयर और दिख रही है क्या आपको बाहर, ये ऐसे स्किन के जस्ट नीचे होती है सर्कुलर मसल्स की लेयर, दैट इज डार्टोज मसल्स। आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बस आप इतना सा ध्यान रखो कि ये जो क्रीमेस्टर और डार्टोज मसल्स हैं
ये क्या करती हैं, ये स्क्रॉटम को एब्डोमेन के दूर और पास करती रहती हैं। जब भी इनको लगता है कि यार स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब उसको कितने पे मेंटेन करना है, स्क्रॉटम को 35 डिग्री पे मान लो, तो मान लो इनको लगता है कि स्क्रॉटम में तो 33 ही है टेम्परेचर, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उनको बॉडी से हीट चाहिए ना, तो ये स्क्रॉटम को थोड़ा सा बॉडी के पास ले आती हैं, जिससे कि स्क्रॉटम की में बॉडी की हीट आ जाए, तो टेम्परेचर 35 पे हो जाएगा। अगर कभी लगता है कि टेम्परेचर 35 से भी ऊपर जा रहा है, तो ये मसल्स स्क्रॉटम को हल्का सा, मतलब ये मूवमेंट इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि ये पता नहीं चलता, बस ये मसल्स अपने आप इसको मेंटेन कर लेती हैं, तो ये स्क्रॉटम को थोड़ा सा एब्डोमेन से दूर कर देंगी, जिसकी वजह से उसे कम बॉडी हीट मिले, और अगर कम बॉडी हीट मिलेगी तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं, स्क्रॉटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्क्रॉटम इज मेड अप ऑफ स्किन एंड स्मूथ मसल्स, एंड दीज स्मूथ मसल्स मेंटेन approximately 35 degree centigrade temperature in scrotum. क्यों ज़रूरी है ये टेम्परेचर, चाहे से इसके और बॉडी में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, बट येस इट इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ लिखा है द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लो होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऐसा मत कुछ बच्चे ऐसे पढ़ना पड़ जाना इसको कि 2 से 2.5 डिग्री होता है स्क्रॉटम का टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री नहीं है तो फ्रीज हो जाएंगे स्पर्म्स, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, ठीक है, क्लियर। और क्यों ज़रूरी है ये, फॉर द नेसेसरी फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, क्लियर। देन अगर हम एक एडल्ट टेस्टिस की बात करें तो एडल्ट में टेस्टिस का शेप ओवल होता है, हम इस तरह से बनाते हैं टेस्टिस को, ओवरी भी ओवल है, टेस्टिस भी ओवल है, फ्रॉग में भी ओवॉइड टेस्टिस से याद है, येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, तो ओवल इन शेप। डायमेंशंस दिए हैं, जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक है। टेस्टिस भी किसी भी दूसरे ऑर्गन की तरह डेंस कवरिंग से कवर्ड है। नाउ अब टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि ईच टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस को इंटरनली देखेंगे ना, तो टेस्टिस में अगर हम सेक्शन लेके देखेंगे तो आपको इस तरह टेस्टिस में खूब सारे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं बच्चों टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एंड डू रिमेंबर एक टेस्टिस में ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। जब तुम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा कि मेमोरी ग्लैंड्स में 15 to 20 लोब्स होते हैं। मैं ऐसे थोड़ा ना कोरिलेट करके बताती जाती हूँ, जिससे ये जो फिगर्स हैं वो आपको थोड़ा क्लिक कर जाएं। तो यहाँ पर टेस्टिस भी इंटरनली लोब्स में डिवाइडेड है, जिनको आप लॉब्यूल्स कह रहे हो, और ये लॉब्यूल्स एक टेस्टिस में लगभग 250 होते हैं। अब हर लॉब्यूल में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि PYQs में मैंने 2-3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। ये कहीं NCERT में इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है, इस प्रोसेस इस कॉन्सेप्ट का, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट इट। समझना क्या है ये कि है ना, हम कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में नहीं है, बल्कि कहाँ है, स्क्रॉटम में है। बट आपको पता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब टेस्टिस का फॉर्मेशन स्क्रॉटम में नहीं होता, तब टेस्टिस एब्डोमेन में ही बनता है। टेस्टिस का जो फॉर्मेशन हुआ वो पता है कहाँ हुआ था, एब्डोमिनल कैविटी में हुआ था। जैसे मैं आपको इस डायग्राम से दिखाती हूँ, ये देखो, सपोज करो ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, मेल एम्ब्रियो का, तो ये इंटेस्टाइन है, तो ये देखो यहाँ पे किडनी कहीं, यहीं पर टेस्टिस बन गया है, ठीक है। तो अब टेस्टिस को तो स्क्रॉटम में भेजना है, बर्थ के पहले पहले भेजना है, ऐसा थोड़ी ना बर्थ के बाद टेस्टिस स्क्रॉटम में आता है। तो टेस्टिस का फॉर्मेशन तो हुआ एब्डोमेन में, बट इट हैज़ टू डिसेंड डाउन इनटू स्क्रॉटम। तो अगेन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंग्वाइनल कैनाल होती है, तो यस यहाँ पर जो इंग्वाइनल कैनाल है वो एक्चुअली इसीलिए होती है क्योंकि टेस्टिस का फॉर्मेशन ह्यूमन्स में कहाँ हो रहा है, नॉट ओनली ह्यूमन्स, मैमल्स में, सभी में एब्डोमेन में होता है। अब कुछ मैमल्स में तो ये डिसेंड कर जाता है टेस्ट स्क्रॉटम में, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जैसे कि ह्यूमंस। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं, वेल है, डॉल्फिन है, एलिफेंट्स हैं, उनमें टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहता है, वहीं पर वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है, जो भी उनका बॉडी टेम्परेचर है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट, ठीक है। तो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, तो टेस्टिस बना कहाँ पर,
एब्डोमेन में, और ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा है ना, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, उसी प्रेगनेंसी के दौरान जब लास्ट पीरियड आने वाला होगा, जनरली 9th मंथ जब शुरू होता है, तब ये टेस्टिस डिसेंड करना शुरू करता है और बर्थ से पहले पहले इट कम डाउन इनटू द स्क्रॉटम। ठीक है, तो पूछा गया है नीट में कि कब ये डिसेंड करते हैं, तो ध्यान रखना एट 33rd जेस्टेशनल वीक। 33rd वीक का मतलब भाई लगभग 32 महीने पूरे हो गए, 8 × 4 32, तो 9th मंथ की शुरुआत पर ये टेस्टिस डिसेंड करता है। बट ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ फीटस में थोड़ा पहले भी डिसेंड हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ फीटस में ये डिसेंड 9th मंथ के शुरू में होता है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन आया था कि अगर किसी का बर्थ 8th मंथ पे हो जाए, मुझे ध्यान नहीं है PYQ था या किसी बुक का था, पर क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे का बर्थ 8th मंथ पे हो जाए, प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है ना कई बार, तो इनमें से टेस्टिस की पोजीशन क्या होगी, तो टेस्टिस कहाँ होगा, डिसेंडिंग पाथवे में होगा। 8th मंथ पे बर्थ हो गया तो उसका शुरुआत तो हो जाती है, आई थिंक 7th मंथ पे शुरुआत हो जाती है डिसेंड होने की, बट अभी वो कहाँ पर अटका हुआ है, वो नीचे डिसेंडिंग पाथवे में ही प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए ये आपको पता होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द फीटस में ये डिसेंड कब कंप्लीट होता है, 9th मंथ के शुरुआत में। तो अगर 8th मंथ पे बेबी बॉर्न हो रहा है तो अभी उसके टेस्टिस प्रॉपरली डिसेंड नहीं किए होंगे। एंड यू नो, अगर किसी का बर्थ, आप ये मत समझना बच्चों कि इसका मतलब हर प्रीमेच्योर बेबी में अनडिसेंडेड टेस्टिस है। मैंने आपको कहा ना, कुछ में पहले भी ये डिसेंड हो सकता है, ठीक है, बट अगर मान लो नहीं हुआ ये डिसेंड किसी भी वजह से, ओके, और किसी बेबी का बर्थ 7th मंथ पे हो गया, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि 9th मंथ पे ही बर्थ हुआ है बट फिर भी किसी ना किसी एबनॉर्मैलिटी की वजह से टेस्टिस का डिसेंड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्टॉर्किडिज्म। ऑर्की वर्ड टेस्टिस के लिए आता है, ये वो फ्लावर वाला ऑर्किड नहीं है, ऑर्की वर्ड मेडिकल में टेस्टिस के लिए आता है, ORCHI, ऑर्की, ठीक है, ऑर्किटेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ऑर्की वर्ड। तो क्रिप्ट यानी हिडन, तो इस कंडीशन को कहते हैं हिडन टेस्टिस, क्योंकि उस बेबी के जब वो बॉर्न होगा टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं बल्कि एब्डोमेन में ही है। क्या ऐसा बच्चा आगे चलकर प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा? नहीं, तो इट विल बी इनफर्टाइल। तो ये एक इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी, इस पे भी क्रिप्टॉर्किडिज्म ऑप्शंस में आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। ओके, दूसरा पॉइंट सुन लो। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें कह रही हूँ कि टेस्टिस कौन से रास्ते से नीचे आता है? इंग्वाइनल कैनाल से, और उसके बाद ये जो इंग्वाइनल कैनाल है ये एक सॉलिड कॉर्ड में बदल जाती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो कुछ लोगों में क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चों में क्या होता है, कभी कभार ये इंग्वाइनल कैनाल ब्लॉक नहीं होती। कैसे ब्लॉक होती है ये समझना। ब्लॉक होने का मतलब ये दिख रही है आपको, इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स, खूब सारे नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू भर जाता है, जिससे ये रास्ता खुला ना रहे। ये कब भरती है? आफ्टर डिसेंड ऑफ टेस्टिस, कि भाई टेस्टिस आ गया, वास डिफरेंस वगैरह सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं, अब जो भी खाली जगह है उसको भर दो। तो अगर किसी फीटस में ये सॉलिड ना हो, ये पेटेंट रह जाए, सॉलिडिफिकेशन ना हो इस कैनाल का, तो उनमें क्या देखा गया है, आफ्टर बर्थ कभी भी 13 ईयर्स की एज पर, 1-2 साल के बच्चे में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, 40-50 साल की एज में भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल लूप है ना, उन लूप पे किसी भी वजह से फोर्स लगा, प्रेशर पड़ा, तो वो ना इंग्वाइनल कैनाल से लूप थोड़े थोड़े डिस्प्लेस होने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही इंटेस्टाइन नीचे आ गई, थोड़ा सा इंटेस्टाइन को जगह मिल गई, तो जो इंटेस्टाइन का लूप है वो इंग्वाइनल कैनाल से हल्का हल्का नीचे की तरफ उस पर प्रेशर लगने लगता है और वो इंग्वाइनल कैनाल में एंटर कर जाता है। तो अगर वो धीरे धीरे इंग्वाइनल कैनाल की तरफ आएगा तो इस रीजन में, ये जो इंग्वाइनल रीजन है, पेल्विक रीजन है, यहाँ पे स्वेलिंग होगी, जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उन पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, एंड इट इज़ हाईली पेनफुल कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों इंग्वाइनल हर्निया। तुमने देखा होगा, इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंग्वाइनल हर्निया। What is inguinal hernia? A painful condition in which if inguinal canal remain open, तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल लूप्स स्टार्ट टू डिसेंड डाउन, इट विल कॉज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। इसमें सिंपली ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, सर्जिकल तरह से उन लूप्स को फिर वापस अपनी जगह पर प्लेस कर दिया जाता है। सिंपल सी सर्जरी होती है, आजकल तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर्निया की सर्जरी इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, क्लियर? और भी कई तरह का हर्निया होता है, बट तुम्हें बस इंग्वाइनल हर्निया ध्यान रखना है। ठीक, मेडिकल में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, पर उसके लिए पहले नीट क्रैक करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको 2 मैंने एडिशनल पॉइंट्स बताए, कब डिसेंड हुआ,
व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म एंड व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहो तो अपने मतलब छोटे छोटे स्टिकर्स पे लिखकर उनको चिपका लेना या कहीं एडिशनली लिख लेना, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं हम। तो हम कहाँ थे, हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख रहे थे कि भाई टेस्टिस में इंटरनली खूब सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब हम अगर हर लॉब्यूल को देखें बच्चों तो अब एनसीईआरटी ने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर समझाया है कि ईच लोब में क्या है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो देखो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, वहाँ पे एनसीईआरटी में तो छोटा सा डायग्राम है, इसको समझने के लिए बड़ा ही अच्छा सा डायग्राम है, इसमें बहुत इजीली चीज़ें दिख रही हैं। ये तुम्हें जो दिख रहे हैं दीज आर द लॉब्यूल्स, ठीक है, जो कि 250 होते हैं, यहाँ तो हमको थोड़े से ही दिखाए हैं। अब हर लॉब्यूल में, जैसे ये एक लॉब्यूल है, ये एक और लॉब्यूल है, फिर ये एक और लॉब्यूल है, तो ऐसे हर लॉब्यूल में बच्चों क्या होता है, आपको दिख रहा है ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जनरली एक लॉब्यूल में 2 से 3, 1 से 3 या तो एक ट्यूब्यूल होगी, इतनी ज़्यादा कॉइल्ड होती है ट्यूब्यूल कि अगर ये एक लोब है ना तो इस लोब में इतनी ज़्यादा कॉइल्ड ट्यूब्यूल है ये कि एक लोब में बस एक ही ट्यूब्यूल आ सकती है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है ये, ठीक है। फिर लास्ट में ऐसे ओपन होगी। इस ट्यूब्यूल के अंदर, अंदर मतलब ये यहाँ जो जगह है नहीं, यहाँ ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, इस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म्स बनेंगे। तो ईच लॉब्यूल हैज़ ईदर 1 और 2 और 3, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वो सारे ट्यूब्यूल्स यहाँ पर, ये जो टेस्टिस का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एक इरेग्युलर सा नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा किडनी जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, दिस इज नॉट किडनी, दिस इज टेस्टिस। और उसमें भी इधर एपिडिडाइमिस बनाया तो ये लैटरल व्यू है, तो इसका मीडियल यूरिथ्रा यहाँ होगा, ओके। तो किडनी में तो ये मीडियली होता था, टेस्टिस में ये सारा स्ट्रक्चर लैटरली है, ओके। तो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बच्चों यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, एक इरेग्युलर सा नेटवर्क दिख रहा है तुमको ट्यूब्यूल्स का, इसी को बोलते हैं रेटेटेस्टिस। फिर ये जितना भी रेटेटेस्टिस का नेटवर्क है उनसे कुछ थिन ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, दिख रही हैं ये ट्यूब्यूल्स जाती हुई तुम लोगों को, ये ऐसे पूरे में नहीं जाती, ये सब एपिडिडाइमिस के ऊपर वाले पार्ट में खुलती हैं, ये रही 10 से 12 ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनको बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। लिख रहा है क्या कहीं, ये लिख रहा, ये नाम मत पढ़ो, तुम तो पढ़ो वासा इफेरेंशिया, भी लिखवाऊंगी मैं, एक बार समझ लो डायग्राम से। इनको क्या कहते हैं, वासा इफेरेंशिया। 10 to 15 थिन ट्यूब्यूल्स होती हैं। आप एग्जाम में वासा इफेरेंशिया और वास डेफरेंस को मिक्स कर देते हो। वास डेफरेंस तो यहाँ है, देख रहे हो ना आप, वासा इफेरेंशिया कहाँ है, रेटेटेस्टिस से ये जो खुल रही हैं, और ये सारी वासा इफेरेंशिया कहाँ खुलती हैं, एपिडिडाइमिस में। तो जो आपकी बुक में डायग्राम है ये वाला, ये देखो, इस डायग्राम में ये कह रहा है कि टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू टेस्टिकुलर लॉब्यूल, लगभग 250 लॉब्यूल होते हैं। इन 250 लॉब्यूल्स में से हर लॉब्यूल में क्या होती है, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच लॉब्यूल। तो यानी 250 का 3 गुना, तो लगभग 700 to 800 ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस में प्रेजेंट हैं। वो सारे ट्यूब्यूल्स यहाँ पर एक इरेग्युलर सा नेटवर्क बनाती हैं जिसको कहते हैं रेटेटेस्टिस, ठीक है। और रेटेटेस्टिस कुछ थिन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ऊपर खुल रहा है एपिडिडाइमिस में, जिसको कहते हैं वासा इफेरेंशिया, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, देन रेटेटेस्टिस हो गया, और रेटेटेस्टिस वासा इफेरेंशिया में खुलेगा, और वासा इफेरेंशिया स्पर्म्स को कहाँ ले जाएगी, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस को डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस भी बोल सकती हूँ, और वहाँ से स्पर्म कहाँ जाएंगे, वास डेफरेंस में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो स्पर्म बने, और उसके बाद स्पर्म्स यहाँ तक कैसे पहुँचे, 4 चीज़ों के थ्रू, पहले रेटेटेस्टिस, फिर वासा इफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, और फाइनली वास डेफरेंस। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ना बच्चों, ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं, ये हमको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं ज़रा ऊपर कर देती हूँ, इजैक्यूलेटरी डक्ट को, 4th इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स को ही मिलाकर बोलते हैं बच्चों मेल एसेसरी डक्ट। कौन से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को नहीं लेना आपको, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द प्राइमरी डक्ट जहाँ पर स्पर्म बने हैं। एसेसरी डक्ट में सिर्फ ये 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं।
रेटेटेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, ये स्पर्म्स का पाथवे है। एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, इनको कहते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। ये बड़ा कंफ्यूज करता है नीट में हमें, क्योंकि डक्ट तो बहुत सारी हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी एक डक्ट है, आगे जाकर इजैक्यूलेटरी डक्ट भी एक डक्ट है, यूरिथ्रा भी एक डक्ट है। तो तुम कैसे याद रखोगे? तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो प्राइमरी जगह है, वो स्पर्म का घर है जहाँ स्पर्म बने हैं, तो आप उसे एसेसरी थोड़ी ना बोलोगे। तो एसेसरी कहाँ से शुरू हुआ? रेटेटेस्टिस से। और जब तक स्पर्म सीमेन के साथ मिक्स नहीं हो रहे, क्योंकि इजैक्यूलेटरी डक्ट में तो मिक्सिंग शुरू हो जाएगी ना, तो जब तक स्पर्म सीमेन के साथ मिक्स नहीं हो रहे, यानी एंड ऑफ वास डेफरेंस, वहां तक के रास्ते को बोलते हैं मेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो ये जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, शुरू में था ना मेल एसेसरी डक्ट, तो अब आप समझ गए इस एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है। इस एसेसरी डक्ट में 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। कौन कौन से? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस ओपन होता है वासा एफेरेंशिया में, वासा एफेरेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस ओपन होता है वास डेफरेंस में। वासा इफेरेंशिया और वास डेफरेंस को मिक्स नहीं करना है। इफेरेंशिया थिन ट्यूब्यूल है, डेफरेंस मोटा ट्यूब है, स्पर्म डक्ट है। ठीक है, इन चारों को बोलते हैं एसेसरी डक्ट। क्लियर है क्या? तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में समझ में आ गया कि किस तरह से चीज़ें अरेंज्ड हैं, है ना। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना बना सकते हो कि भाई अगर ये टेस्टिस है, अगर ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स हैं, एक मिनट, अगर ये टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो हर कंपार्टमेंट में मैं तुम्हें कह रही हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अभी मैं बिल्कुल सीधी ट्यूब्यूल बना रही हूँ, कॉइल्ड नहीं बना रही हूँ। तो ये जो ट्यूब्यूल है ये आगे जाकर एक नेटवर्क बनाएंगी, यहाँ पर एक नेटवर्क सा बन जाएगा, इर्रेगुलर सा नेटवर्क। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये किस में खुलेगा? ये कुछ छोटी छोटी ट्यूब्यूल से खुलेगा, जिन्हें आप कहोगे वासा एफेरेंशिया। ठीक है, और वासा एफेरेंशिया जो हैं वो एक बड़ी डक्ट में खुलेंगे, दैट इज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से फिर निकलेगी वास डेफरेंस। ठीक है, तो दिस इज रेटेटेस्टिस, दिस इज वासा एफेरेंशिया, दिस इज एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से निकल रही है वास डेफरेंस। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं हम एसेसरी डक्ट। क्लियर? तो क्या लिखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको बताया है कि ईच लोब्यूल कंटेन, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स in which sperms are produced, इन्हीं के अंदर स्पर्म्स बनेंगे। तो what is the site of sperm formation? This seminiferous tubule। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम कह रहे हैं ना इसके अंदर स्पर्म बनेंगे, तो इसके अंदर क्या है अगर हमें वो देखना हो, तो मान लो हमने सेक्शन लिया, तो ये सेक्शन पता है कैसा दिखेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कोई गोल डक्ट नहीं दिखेगी, हाईली कॉइल्ड है तो थोड़ी इर्रेगुलर सी बाउंड्री दिखेंगी। तो मान लो हमने कहीं से भी सेक्शन लिया तो हमको ये अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, बात समझ रहे हो ना आप मेरी? अगर इस डायग्राम में मैं बोल रही हूँ कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यानी ये रही बाउंड्री पर सेल्स हैं बच्चों, ये रही, इसकी जो लाइनिंग है उस पर ये सेल्स हैं, बीच बीच में कुछ लंबी सेल्स भी हैं, पिरामिडल सेल्स भी हैं। तो ये हम यहाँ बना रहे हैं कि भाई जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन लिया तो हमको उसकी लाइनिंग में 2 तरह की सेल्स मिलेंगी। ये जो क्यूबॉइडल सेल्स मैं बना रही हूँ ये हैं स्पर्मेटोगोनिया। एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त बताया था कि टेस्टिस और ओवरी में कौन सी सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये तो हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इनके बीच बीच में कुछ लंबी सेल्स आपको मिलेंगी बच्चों, ये हैं सर्टोली सेल्स, जो स्पर्म्स के बनने के बाद उनको नरिश करेंगे। ऐसे पूरी लाइनिंग में, यहाँ पर भी, सब जगह जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं सब में किसकी लाइनिंग है? एक तो स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करेंगी, और बीच बीच में ये जो लंबी सेल्स हैं ये क्या हैं? दीज आर द सर्टोली सेल्स, जिनको नर्स सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स के बनने के बाद उन्हें नरिश करेंगी, है ना। तो होगा क्या कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये डिवाइड कर करके कुछ नई नई सेल्स बनाएंगी, सबके नाम पढ़ेंगे हम जब स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फाइनली बन जाएंगे स्पर्म्स। और स्पर्म्स ये देखो सर्टोली सेल से इस तरह चिपके रहते हैं, इनका हेड सर्टोली सेल से चिपका रहता है और उनसे नरिशमेंट लेता रहता है।
ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको दो तरह की सेल्स मिली, एक तो स्पर्मेटोगोनिया, एक सर्टोली सेल्स, और ये जो बाहर वाली जगह है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर भी जगह है क्या? जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक ट्यूब्यूल है, अब सपोज करो इस लोब में ये एक ट्यूब्यूल है, दूसरी ट्यूब्यूल है, तीसरी ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पर बाहर खाली जगह दिख रही है आपको। तो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर हम देखें तो इस पूरे में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में फिर से छोटी छोटी सी इंडिविजुअल सेल्स हैं, ये रही, अलग अलग पड़ी हैं कहीं कहीं। इन सेल्स को बोलते हैं लीडिग सेल्स। लीडिग सेल्स, क्योंकि लीडिग ने सबसे पहले देखा था, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल टिश्यू में है तो मैं इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल दूं क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। और यही वो सेल्स हैं बच्चों जो क्या करेंगी, जो सिक्रीट करेंगी टेस्टोस्टेरॉन को, एंड्रोजन्स को। पढ़ा था हमने रिप्रोडक्ट उसमें एंडोक्राइन सिस्टम में मेल सेक्सुअल हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं? बताओ कहाँ से बनते हैं? लीडिग सेल से। लीडिग सेल कहाँ होती है? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नॉट इनसाइड। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए तुम्हारी बुक में ये एक सेक्शन दिखाया है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट है, ये जो आपको दिखाए हैं दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। बीच बीच में इन्होंने सर्टोली सेल, मुझे अच्छे से दिख नहीं रही है तो तुम इस तरह से कुछ बना दो, दीज आर द सर्टोली सेल्स, ठीक है। और बाहर वाले टिश्यू में जो सेल्स तुमको दिख रही हैं, ये रही, ये बाहर है, अंदर नहीं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो तुम्हें दिख रही हैं, दीज आर लीडिग और इंटरस्टिशियल सेल्स, जो क्या करेंगी? टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? स्पर्म्स को नरिश करेंगी। तीनों सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन, सर्टोली सेल्स नर्स सेल्स हैं, और बाहर जो लीडिग सेल्स बैठी हैं वो टेस्टोस्टेरॉन को बनाएंगी। प्लस एनसीईआरटी में डायग्राम में नहीं दिखाया बट तुम बना सकते हो, इसी इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ और सेल्स भी होती हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। वो कुछ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस करती हैं, इसलिए उनका नाम है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ क्या है पता है ना? स्पर्म का ही पूरा नाम स्पर्मेटोजोआ होता है, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में उसको स्पर्म बोल देते हैं। ये सेंटर में हमेशा स्पर्म बनने के बाद कहाँ रहते हैं? इन द ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल, सेंटर में आ जाते हैं। जब सर्टोली सेल को छोड़ देंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अभी किससे अटैच है? सर्टोली सेल से अटैच है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहाँ क्या लिखा है देखना कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, जिनको मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं क्या? ये जो मैंने स्पर्मेटोगोनिया लिखे हैं इनको तुम लिख लो मेल जर्म सेल्स, क्योंकि यही स्पर्म्स बनाएंगे। दीज आर द क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड उनको नरिश करने के लिए बीच बीच में पिरामिडल सेल्स हैं, लार्ज पिरामिडल सेल्स, दैट इज सर्टोली सेल्स। इनको लिख लो, दीज आर लार्ज पिरामिडल सेल्स। ये तो ट्यूब्यूल के अंदर हो गई, ठीक है। इनका फंक्शन दे दिया कि मेल जर्म सेल्स आगे जाकर मियोटिक डिवीजन करेंगी और फाइनली स्पर्म बनाएंगी। ये एक लाइन का प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वाइल सर्टोली सेल्स, ये तो आप हाईलाइट कर लो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चों सर्टोली सेल्स का एक फंक्शन और लिख लेना, बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। सर्टोली सेल्स का एक फंक्शन होता है सिक्रीट इनहिबिन। ये जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी इनहिबिन का क्या फंक्शन है, बट डू रिमेंबर सर्टोली सेल्स इनहिबिन हार्मोन बनाती हैं, ओके। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, खूब सारा इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, नरिश भी तो करना है तो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल या लीडिग सेल्स। लीडिग सेल्स का काम है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको आप कहते हो एंड्रोजन्स, विच इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसमें से मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। एंड देखो लास्ट में लिखा है अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को टेस्टिस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से? यहाँ तक क्लियर है ना चीजें?
अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, अब ये टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बाद आपको नेक्स्ट पैरा दे रखा है बाकी सारे स्ट्रक्चर्स का। बस आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर ही डिटेल में पढ़ना था, बाकी सबके बारे में तो सिर्फ एक एक पॉइंट है, देख लेते हैं कि अब क्या लिखा है। देखो पहले तो आपको ये लाइन हाईलाइट कर देना, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट किसको कहते हैं, विच इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, इन चारों को मिलाकर कहते हैं। The seminiferous tubules of the testis open into the, इन्होंने लिखा है open into the, किसमें खुल रही है seminiferous tubules, वासा इफेरेंशिया में, बट थ्रू रेटेटेस्टिस। तो पहले रेटेटेस्टिस का नेटवर्क आएगा, फिर थिन ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, दैट इज वासा इफेरेंशिया। इन दोनों का मीनिंग लिख लो आप चाहो तो। वासा इफेरेंशिया तो क्या है, थिन ट्यूब्यूल्स है, और रेटेटेस्टिस क्या है, इर्रेगुलर नेटवर्क है, irregular network where seminiferous tubules join, जहाँ पर सारी seminiferous tubule join करती हैं वो एक irregular network बनता है, उसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस से जो 10 से 15 ऊपर की तरफ थिन tubules निकलती हैं, 10 to 15 थिन tubules, दोनों तरफ अलग अलग, इधर भी 10 से 15 इधर भी 10 से 15, दे आर कॉल्ड वासा इफेरेंशिया। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है भाई, वासा इफेरेंशिया लीव द टेस्टिस, वासा इफेरेंशिया इज द लास्ट स्ट्रक्चर जो टेस्टिस से निकल रहा है, ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है, हाईलाइट करो, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, लैटरली या पोस्टीरियर टू ईच टेस्टिस, थोड़ा पीछे की तरफ होता है, लैटरली होता है। ठीक है, द एपिडिडाइमिस कहाँ खुलेगा, एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डेफरेंस, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये अलग है ये अलग है। ओके, दिस वास डेफरेंस असेंड, ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है, हमने डायग्राम में देखा था ना, ये रहा आपकी बुक में जो डायग्राम है कि जो वास डेफरेंस है इस वाले डायग्राम में, ये वास डेफरेंस जा रहा है लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर को भी क्रॉस कर लिया, और फिर इट फाइनली जॉइन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। पहले इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगी, फिर वो यूरेथ्रा में खुलेगी। ठीक है, देन दीज डक्ट, व्हाट इज द, ये जो सारी डक्ट्स आपने पढ़ी, इन सारी डक्ट्स का कॉमन फंक्शन दिया है। जो एसेसरी डक्ट है ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट एसेसरी डक्ट में नहीं आती। ओके, दीज डक्ट store and transport the sperms from the testis to the outside through urethra। अब यहाँ पे एक बात समझना आप लोग, एक और इम्पॉर्टेंट बात है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आपको पता है टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन, एक बार प्यूबर्टी भी शुरू हो जाता है फिर चलता रहता है। तो जैसे जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनते जाते हैं ना, आपकी बुक में दिया नहीं है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो स्पर्म्स जो हैं वो कुछ देर तो सर्टोली सेल से चिपके रहते हैं, सर्टोली सेल उनको नरिश करती रहती है, कुछ टाइम के बाद वो स्पर्म्स को ल्यूमेन में छोड़ देती है, ल्यूमेन से निकलकर वो रेटेटेस्टिस में आए, वासा इफेरेंशिया में आया, अब एपिडिडाइमिस में आ गए। तो ये जो एपिडिडाइमिस है, इसमें इसको भी ना जब समझाते हैं डिटेल में, आपको नहीं पढ़ना, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, जहाँ पर ये वासा एफरेंशिया खुल रही है, दिस इज हेड। फिर नेक्स्ट पार्ट को बोलते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और लास्ट पार्ट को बोलते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये जो हेड पार्ट होता है, मेजर पार्ट एपिडिडाइमिस का, इस हेड में ना स्पर्म्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्पर्म्स में मैच्योरेशन होता है उनका, उनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी आती है, बहुत सारे कई सारे चेंजेस होते हैं जिससे स्पर्म्स विल बी एबल टू फर्टिलाइज। इससे पहले स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यहाँ से मैं स्पर्म्स को निकालकर सीधा ओवम के साथ रख दूँ तो वो इस ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्पर्म्स में कई सारे मेजर चेंजेस होते हैं, कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। इसलिए बोलते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, ये सिर्फ स्पर्म को कैरी नहीं कर रहा, एपिडिडाइमिस का फंक्शन लिखना, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में। ये जो एपिडिडाइमिस को हमने हाईलाइट किया है ना, तो एपिडिडाइमिस का फंक्शन लिख देना आप लोग। एपिडिडाइमिस का फंक्शन है, एपिडिडाइमिस, एनसीईआरटी तो हर चीज़ को बस एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया इस चैप्टर में, बट है वो डिटेल में। इसका फंक्शन है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को मोटाइल बना, स्पर्म्स में मोटिलिटी आती है,
स्पर्म्स में फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आती है, कुछ चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सब होता है एपिडिडाइमिस में, टाइम लगता है उस प्रोसेस में, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पर्म मैच्योर होते जाते हैं एपिडिडाइमिस उनको और आगे करता जाता है, हेड से बॉडी, बॉडी से टेल में। तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ समय तो स्पर्म्स टेल में पड़े रहते हैं, एक तरह का टेम्परेरी स्टोरेज मान लो। फिर धीरे धीरे जब काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गया, ब्लॉक ना हो जाए ये पार्ट, तो स्पर्म्स को और आगे भेजना शुरू कर देते हैं। तो वास डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट है ना, एम्पुला, जो फूला हुआ रीजन मैंने आपको बताया था, दैट इज द परमानेंट स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म्स। वो लास्ट जगह है जहाँ पर आकर सारे स्पर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर? एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ये रहा। यहाँ पर आकर स्पर्म्स, एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस इज द परमानेंट स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म्स। अब सुनना ध्यान से, अब जब स्पर्म्स यहाँ स्टोर हो जाते हैं खूब सारे आकर, तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बच्चों की स्पर्म बन के यहाँ आते जा रहे हैं और बिना किसी रिफ्लेक्स के जब मन चाहे स्पर्म को बाहर रिलीज कर दें, ऐसा नहीं होता। स्पर्म्स के रिलीज होने के लिए ब्रेन से एक रिफ्लेक्स आता है, दैट इज इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स। जैसे जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आता है, तभी तो यूरिन रिलीज होता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो स्पर्म्स हैं जो वास डिफरेंस में इकट्ठे हो गए हैं, वो सिर्फ तभी बॉडी से इजैक्यूलेट हो सकते हैं जब ब्रेन से सिग्नल आए। तो उस सिग्नल को आप समझ लो इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स, और अगर वो रिफ्लेक्स आया तो स्पर्म फटाफट इस पाथवे से होकर बाहर निकलेंगे। जब वो इस पाथवे से निकल रहे होंगे तो आपको पता है सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशन उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो स्पर्म कभी भी अकेले नहीं निकलते, सीमेन के साथ निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीमेन। सीमेन का मतलब स्पर्म्स प्लस फ्लूइड्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पर दो बातें समझना कि पहली बात तो ये कि जब भी इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स आएगा ना, तो इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स के पहले, भाई मैच्योरेशन तो एक कॉमन प्रोसेस है, दिन में 4-5 बार तो पर्सन यूरिनेशन के लिए जाएगा। तो नॉर्मली यूरिथ्रा का जो पाथवे है वो कैसा रहता है? एसिडिक, क्योंकि यू नो यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक। तो जब भी कभी इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है डेली हो, जब भी कभी इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स होगा तो इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स के जस्ट पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करेंगी? अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करेंगी। नॉट ओनली दीज ग्लैंड, ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं इन सबका फ्लूइड अल्कलाइन ही होता है। तो सीमेन का नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन, पर उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है इन छोटी छोटी 2 ग्लैंड्स का। ये क्या करती हैं? अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर देती हैं और वो इस पूरे पाथवे को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि अगर स्पर्म इस एसिडिक पाथवे से गुजरे तो स्पर्म विल डाई। स्पर्म सेल है, सेल कांट टॉलरेट दिस एसिडिक मीडियम, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब स्पर्म यहाँ स्टोर्ड हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स आता है तो जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन इस पाथवे को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। वो काम किसने किया? ग्लैंड्स ने। ग्लैंड्स में भी सबसे ज़्यादा किसने किया? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ने। और दूसरी बात सुनना, ज़रूरी तो नहीं ना हर बार स्पर्म्स को रिलीज़ किया ही जाए, मैं तुम्हें कह रही हूँ। तो अगर इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स बहुत दिनों तक नहीं हुआ और यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स इकट्ठे हो गए हैं, तो दीज स्पर्म्स विल डाइड एंड रीएब्जॉर्ब। यहीं पर वो स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सेल्स ही तो हैं, रिसाइकल हो जाते हैं और उनके कंटेंट को ये जो इसकी वॉल है वास डिफरेंस की, एम्पुला की, वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है। भाई सेल्स डाइजेस्ट होंगी, खत्म होंगी तो क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सभी बनेंगे जिनकी सेल बनी है, तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द परमानेंट साइट। यहाँ से 2 फेट हैं स्पर्म्स के, ईदर दे आर इजैक्यूलेटेड आउट और दे आर डाइड एंड रीएब्सॉर्ब, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि स्पर्म्स में जो मोटिलिटी होती है ना, स्पर्म में जो फ्लैजिला होता है जिससे वो स्विम करते हैं, वो जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ना, तो वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते, स्पर्म खुद स्विम नहीं करते बच्चों। बल्कि हमने पढ़ा था क्या एनिमल टिश्यू चैप्टर में कि हमारे बॉडी में 3 जगह म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये जितनी भी डक्ट्स आप देख रहे हो ना, इसमें कहीं लिखा नहीं है, बट इन सब में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो म्यूकस ग्लैंड लगातार म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। तो स्पर्म्स उस म्यूकस वाले पाथवे से, जो लुब्रिकेटेड पाथवे है, उसमें से इजीली मूव कर रहे हैं। प्लस म्यूकस भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है, चाहे स्टिकी फ्लूइड है, तो वो एक तरह से स्पर्म्स को आगे धकेल रहा है, ना कि स्पर्म्स खुद अपनी एनर्जी लगा के मूव कर रहे हैं। अगर स्पर्म अपनी एनर्जी लगा के इतना बड़ा पाथवे क्रॉस करेंगे ना, तो उनके सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहीं खत्म हो जाएंगे। स्पर्म्स खुद तो एक्चुअल जो उनमें मोटिलिटी आती है वो आफ्टर इंसेमिनेशन आती है, जब वो फीमेल ट्रैक में जाते हैं। उसके पहले तो स्पर्म्स की मोटिलिटी को कौन मेंटेन करती हैं? ये सब डक्ट्स।
इंडक्ट से तरह तरह के सिक्रीशंस हो रहे हैं, म्यूकस वगैरह, वो सब स्पर्म्स को धक्का लगाकर आगे ले जाती हैं, वो खुद एक्टिव स्विमिंग नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गई क्या ये बात आप लोगों को? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंडक्ट का काम क्या है, दीज डक्ट स्टोर द स्पर्म्स, समझ आ गया क्यों? एक तो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस में स्टोर हो रहे थे, फिर एम्पुला में स्टोर हो रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, इट एक्सटेंड थ्रू द पीनस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीएटस, और यू मे कॉल इट यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, इसको यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। फ्रॉग में हमने किसके लिए लिखा था ये स्टेटमेंट, यूरेटर्स के लिए, यहाँ हम किसके लिए लिख रहे हैं, यूरिथ्रा के लिए। ठीक है, क्लियर है क्या एकदम? देन यहाँ पर मैंने ये चार्ट बना दिया है, जो भी स्पर्म कैसे कैसे आया उसका चार्ट बना दिया है। स्पर्म यहाँ स्टोर हो गए, इसके बाद स्पर्म के दो फेट हैं, ईदर इजैक्यूलेटेड आउट और डाइड एंड रीएब्जॉर्ब्ड। अब तो तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ाते नहीं है, बट पहले एक क्वेश्चन आता था, ये जो पूरा पाथवे मैंने तुम्हें बताया ना, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इन सब में अंदर स्टीरियोसीलिया होते हैं बच्चों, इनमें सेल्स होती हैं, उनमें सीलिया लगे रहते हैं, बट वो सीलिया मोटाइल सीलिया नहीं होते, वो छोटे छोटे स्टीरियोसीलिया होते हैं। स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं, उनका काम जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब करना होता है, स्टीरियोसीलिया। बट मुझे नहीं लगता तुमसे इस तरह का कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा हो गया क्लियर। नाउ पीनस, दैट इज मेल कॉपुलेटरी या मेल एक्सटर्नल जेनाइटल, उसके बारे में और ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पीनस इज सिंपली मेल एक्सटर्नल जेनाइटल, या आप लिख लो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। फीमेल में इट इज वेजाइना, मेल में इट इज पीनस। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। अब इस स्पेशल टिश्यू के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं है, बट एक्चुअली इस स्पेशल टिश्यू को कहते हैं बच्चों इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू, अगर पीनस का सेक्शन लें तो पीनस में ऐसे दो, ये देखो ये डायग्राम देखो ज़रा आप, अगर पीनस में हम देखें तो ऐसे दो बड़े बड़े कॉल्यूमनर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और एक सामने की तरफ होता है, तो टोटल 3 स्पॉन्जी टिश्यूज़ के कॉलम होते हैं इस पीनस में। इसी को बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इनके भी नाम हैं, ये जो पीछे वाले 2 कॉलम हैं दैट इज कॉर्पस कैवर्नोसम, और फ्रंट पे जो है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो यूरिथ्रा है ये इस फ्रंट कॉलम में से ही पास होती है, देखो ये रही यूरिथ्रा। ठीक है, तो इस इरेक्टाइल टिश्यू का क्या काम होता है, इस इरेक्टाइल टिश्यू में, इस स्पॉन्जी टिश्यू में खूब सारा कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, उसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं। नॉर्मली इनमें ब्लड फ्लो बहुत ही मिनिमम रहता है, तो पीनस का साइज जो है वो छोटा रहता है, बट जब भी कभी इजैक्यूलेशन का टाइम होता है, कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन का टाइम होता है, तब ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है। तो क्योंकि तेजी से इतनी सारी नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्या है, खूब सारा ब्लड एक साथ आ रहा है, तो उसकी वजह से ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये पीनस के साइज को इंक्रीज कर देता है, और उसी को कहते हैं इरेक्शन ऑफ पीनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नॉर्मल फर्टाइल मेल, क्योंकि इरेक्शन ऑफ पीनस की वजह से ही कॉपुलेशन प्रॉपर्ली होगा और इंसेमिनेशन हो पाएगा। तुमने एक वर्ड सुना होगा, मे बी प्रोबेबली पूछ लें तुमसे नीट में, दैट इज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब होता है एक ऐसा मेल जिसमें स्पर्म बन रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बट ही इज अनेबल टू इरेक्ट द पीनस। उस कंडीशन को कहते हैं इम्पोटेंसी। ठीक है, तो पीनस का इरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट अकर बाय दिस स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू, जिसकी वजह से इरेक्शन होता है, और ये इरेक्शन ही इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करता है। तभी इंसेमिनेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा, वरना नहीं होगा, स्पर्म्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होंगे, एंड आगे फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर। ये वही जो हमने लिखा था, जो एनलार्ज्ड एंटीरियर पार्ट है पीनस का, इट इज कॉल्ड ग्लांस पीनस। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, फोर स्किन, जिसको कि प्रिप्यूस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। देन लास्ट में एक पैराग्राफ करके इसको कंप्लीट करते हैं।
मेल एसेसरी ग्लैंड्स में मैंने तुमको 3 ग्लैंड्स बता दी हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। ध्यान रखना ये दोनों पेयर्ड हैं, ये अनपेयर्ड है। एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल नहीं है, तुम्हें भी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, सीधा सीधा लिखा है कि इन जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है उसको हम वही सीमेन का प्लाज्मा बनाएगा, यानी लिक्विड पार्ट बनाएगा सीमेन का। व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस फ्लूइड्स, जिसमें तीनों ग्लैंड्स के फ्लूइड्स आ गए, म्यूकस वगैरह सब आ गया, ठीक है। और इस फ्लूइड में स्पर्म्स को नरिश करने के लिए फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इस फ्लूइड का कलर वाइट मिल्की होता है, एंड तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनकी डिटेल तुम्हें नहीं दे रखी, सिर्फ एनसीईआरटी में लिखा है सर्टेन एंजाइम्स, ओके। एंड स्पेशली मेंशन किया है कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है, काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनस एंड न्यूट्रलाइज, ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज एसिडिटी या एसिडिक पाथवे ऑफ यूरिथ्रा जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन से जस्ट पहले ये क्या करता है? इस पाथवे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म्स सेफ रहें। ठीक है, समझ में आ गया। एक और पॉइंट याद रखना, इन तीनों ग्लैंड्स में से सेमिनल वेसाइकल का कंट्रीब्यूशन 60 to 70% होता है। जो सबसे ज़्यादा सीमेन वाला फ्लूइड है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? सेमिनल वेसाइकल का। ठीक है, तो तुम्हें तो बस इतना ही पढ़ना है। फिर भी कुछ बच्चों को होता है नहीं मैम हमें तो डिटेल में पढ़ाया गया, एक बार बताओ कि तीनों का अलग अलग क्या कंपोजिशन है। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, जिसको मन है वो इस चार्ट को बना लेना, बिल्कुल नीडफुल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये बताया है कि जो सेमिनल वेसाइकल है उसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज है, फिब्रिनोजेंस हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो सीमेन होता है ना वो एक थिक लिक्विड होता है, वो एक थोड़ा थिक फ्लूइड होता है, जिससे कि स्पर्म्स उसमें अननेसेसरी मोटाइल ना रहें। अगर स्पर्म अपनी टेल हिलाते रहेंगे ना तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो जाएंगे, और जब ओवम तक पहुंचने की बारी आएगी तब तक एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो सीमेन को थिक रखना ज़रूरी है। उस थिकनेस को, उसको कोएगुलेशन को कौन मेंटेन करता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन हमारे ब्लड में भी तो होता है क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये एक तरह से सीमेन को क्लॉट करके रख रहा है। क्लॉट का मतलब गाढ़ा करके रख रहा है, थिक करके रख रहा है, ठीक है। प्लस इसमें कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हमने लिखा था ना, एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब फीमेल में एंटर करेगा सीमेन तो कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करने में मदद करेंगे, जिससे फटाफट स्पर्म ऊपर जाएं, ओके। ऐसे ही प्रोस्टेटिक फ्लूइड में सीट्रिक एसिड होता है, यहाँ पे सीट्रेट नरिशमेंट का काम करता है। कैल्शियम भी इसी में होता है एक्चुअली, जिसकी वजह से सीमेन का कलर वाइट है। और अभी तो सीमेन कैसा है? थिक। लेकिन जब सीमेन फीमेल में एंटर करेगा तो सीमेन की थिनिंग ज़रूरी है ना, तभी तो स्पर्म फटाफट मूव कर पाएंगे। तो तब एक्टिवेट होते हैं फिब्रिनोलाइसेंस। अभी तो ये इनएक्टिवेटेड पड़े हैं, आफ्टर इंसेमिनेशन दे गेट एक्टिवेटेड, जिससे फिब्रिनोजन का इफेक्ट खत्म हो जाए, सीमेन लिक्विफाई हो जाए और स्पर्म मूव कर सके। सब अरेंजमेंट करके रखा है नेचर ने, ठीक है। एंड काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। लुब्रिकेशन ऑफ पीनस, लुब्रिकेशन क्यों? टू फैसिलिटेट कॉपुलेशन, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन एज वेल एज न्यूट्रलाइज द एसिडिक पाथवे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार खुद से सारी चीज़ें आप खुद पढ़ोगे। आज एनसीईआरटी में बच्चों बहुत लिमिटेड है, तो आई सजेस्ट कि अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा, चाहे से बहुत डिटेल्ड नोट्स मत बनाओ, इतना टाइम नहीं है। जिनके पास सफिशिएंट टाइम है वो तो बना लो, बट जिनके पास नहीं है वो अभी डिटेल्ड नोट्स ना बना के चाहे से थोड़े शॉर्ट में ही बनाओ, बट पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो एक बार खुद से उसके नोट्स बना लेना, तभी आप इसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे विद स्पेशल फोकस ऑन द लाइन्स गिवन इन एनसीईआरटी। वो तो ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।